हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम लोग करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर जिसका नाम है स्टाफिंग। तो इससे पहले हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग समझा। तो प्लानिंग बेसिकली कोई प्लान बनाना होता है फ्यूचर के बारे में, और ऑर्गेनाइजिंग होता है रिसोर्सेज और पीपल को एक जगह ऑर्गेनाइज करना। और स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं और मैनेज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो स्टाफिंग के कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, तो आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग: गेट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, हेल्प्स हायर स्किल्ड पीपल। स्टाफिंग के थ्रू हम लोग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं स्टाफिंग की प्रोसेस के थ्रू। बेटर परफॉर्मेंस: गुड एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ के एम्प्लॉय बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बेटर परफॉर्मेंस होगी। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, वर्क इज़ डन प्रॉपरली। कोई भी क्वालिफाइड स्किल्ड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो वहाँ पर कोई रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ होगा। देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। चौथा है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है ट्रेनिंग एंड प्रमोशन होती है स्टाफिंग के अंदर। हम लोग ट्रेनिंग एंड प्रमोशन प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉयज़ को, थ्रू विच एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन इंक्रीजेज। पांचवा है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हेल्प्स अचीव बिजनेस गोल्स। जो भी स्किल्स एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, वो हमें हमारा गोल, ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा वह हेल्प करते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के: गेट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, बेटर परफॉर्मेंस, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब समझते हैं स्टाफिंग की प्रोसेस। ये स्टाफिंग की प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ामों में अक्सर पूछी गई है, तो इसे याद करने का मैं आपको तरीका समझाऊंगा। पहले आप इसे समझिए। मैन पावर प्लानिंग। इसमें मैन पावर प्लानिंग में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है और किस टाइप के एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये होता है मैन पावर प्लानिंग। दूसरा है रिक्रूटमेंट, सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं कि अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग तरीके से हम प्रमोशन करते हैं ताकि हम एम्प्लॉय सिलेक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिलेक्शन बेसिकली चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। जो भी हमने रिक्रूट करें हैं उनमें से एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट करना ही सिलेक्शन है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन: हमने कोई एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम प्लेस करते हैं उसे, मतलब काम बताते हैं कि यहाँ काम करना है, यहाँ जॉब रहेगी, ये टाइमिंग रहेगी जॉब की, ये सारी चीज़ें। और ओरिएंटेशन रहता है कि सबसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है उन सबसे इंट्रोड्यूस कराना, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ फेमिलियर कराना न्यू एम्प्लॉय को। पांचवा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो भी एम्प्लॉय नया आया है उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब काम सिखाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होता है, कैसे काम होता है, वो सारी चीज़ें। और सिक्स्थ है परफॉर्मेंस अप्रेशियल। अगर वो एम्प्लॉय जो भी नया आया है अगर वो अच्छा काम करता है तो हम उसे परफॉर्मेंस अप्रिशियल देते हैं, मतलब कि उसे अप्रिशिएट करते हैं अच्छे काम के लिए। वो फाइनेंशियली भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल वे में भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल वे में अप्रिशिएट करना मतलब कि हमने उसकी सैलरी बढ़ा दी या उसे कुछ बोनस गिफ्ट दे दिया, वो सारी चीज़ें। और नॉन फाइनेंशियल में मतलब कि हमने उसे कुछ अवार्ड दे दिया और भी सारी चीज़ें। तो ये था परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। फिर हम जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में है अगर वो अच्छा काम करता है तो हम उसे प्रमोशन देते हैं ताकि इससे एम्प्लॉयज़ का भी मोटिवेशन बना रहे कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है और मुझे उसके लिए अप्रेशन मिला है और प्रमोशन मिला है, तो वो एम्प्लॉयज़ भी अच्छे से काम करेगा, इफ़ेक्टिव वे में काम करेगा। एट्थ है कंपनसेशन, मतलब कि एम्प्लॉय को हम कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे और ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेमिलियर होकर काम करे। तो ये थी स्टाफिंग की प्रोसेस। सबसे पहला है मैन पावर प्लानिंग, दूसरा है रिक्रूटमेंट, तीसरा है सिलेक्शन, चौथा है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, पांचवा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, छठा है परफॉर्मेंस अप्रेशियल, सातवां है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग और आठवां है कंपनसेशन। अब देखिए इसे याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। स्टाफिंग प्रोसेस MR, मिस्टर SPTPPC, मिस्टर SPTPPC,
M मतलब मैन पावर प्लानिंग, R मतलब रिक्रूटमेंट, S मतलब सिलेक्शन, P मतलब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, T मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, P मतलब परफॉर्मेंस अप्रेशल, P मतलब प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग और C मतलब कंपेंसेशन। तो स्टाफिंग प्रोसेस बहुत आसान तरीके से याद हो सकती है। एम आर मिस्टर SPTPPC, MR मिस्टर SPTPPC। तो ये है स्टाफिंग की प्रोसेस, इसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि स्टाफिंग के अंदर ही ये रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट बेसिकली ये होता है कि जब भी हम एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम उन्हें बताते हैं कि क्या इसके हम हायर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही है। तो देर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट इज़ इंटरनल सोर्स एंड अदर इज़ एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स बेसिकली वो होता है जब भी हम कोई भी एम्प्लॉय को जो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसी को हम हायर करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एम्प्लॉय। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई एम्प्लॉय पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो हम उसे कैसे हायर कर रहे हैं। बेसिकली मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो सबऑर्डिनेट के पोस्ट में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर की पोस्ट खाली है और वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि वो एम्प्लॉय को प्रमोशन करा देते हैं सबऑर्डिनेट से मैनेजर में, और इससे मैनेजर की जो वैकेंसी थी वो भी फिल हो गई और जो हमारा एम्प्लॉय था उसे भी प्रमोशन मिल गया। तो इंटरनल सोर्स यही होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयज़ आर सिलेक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल प्रमोशन ट्रांसफ़र। तो यही होता है कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। देखिए प्रमोशन तो आप समझ गए कि कोई पोस्ट खाली थी, वहाँ पर कोई एम्प्लॉय को किसी को प्रमोट कर दिया तो वहाँ आ गया। अब ट्रांसफ़र क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 2 ब्रांच हैं, तो एक ब्रांच एक स्टेट में है और दूसरी ब्रांच दूसरे स्टेट में है। तो मान लीजिए एक स्टेट है ए और दूसरा स्टेट है बी। अब ए स्टेट में वो एम्प्लॉय है सबऑर्डिनेट के काम पे, और अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट बी में है उसमें एक सबऑर्डिनेट की ज़रूरत है, मतलब वैकेंसी है, और वहाँ स्टेट ए में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जो सबऑर्डिनेट है उसे स्टेट ए से स्टेट बी में भेज देगी ताकि वहाँ की वैकेंसी भी बढ़ जाए, तो उसी को ट्रांसफ़र बोलते हैं। सो इसके कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। देखिए कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन से ही हायर कर रहे हैं, मतलब उसको प्रमोशन दे रहे हैं, ट्रांसफ़र दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन भी बना रहता है कि हाँ अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रमोट करेगी और भी बेनिफिट देगी। सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। हम अंदर एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, तो हमारा हेल्प करता है टाइम और कॉस्ट को सेव करने में। तीसरा है एम्प्लॉय नो द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई एम्प्लॉय पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो उससे पूरी जानकारी होगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें होती है और भी सारी चीज़ें। तो जो भी इससे ये होता है कि एम्प्लॉय को पहले से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होता है, हमें उतनी ज़्यादा उसके पीछे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा समझाना पड़ता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। लिमिटेड चॉइस, मतलब इंटरनल सोर्स में हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती है कि जो एम्प्लॉय पहले ही हैं उन्हीं को हमें रखना है और भी सारी चीज़ें। तो जो भी नई क्रिएटिविटी है, नई स्किल मैन पावर है, वो नहीं आ पाती ऑर्गेनाइजेशन में। नो न्यू आइडियाज़, वही कि जो पुराने एम्प्लॉय हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में पुराने तरीके से ही सोचेंगे, कोई नया पर्सन आके क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकता क्योंकि हम तो हायर ही इंटरनल सोर्सेज से कर रहे हैं। तो नो न्यू आइडिया। तो अब देखते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। कैंडिडेट्स आर हायर फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि हम कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं बाहर से। एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट। मान लीजिए हमने कहीं एडवर्टाइजमेंट करा, जैसे लिंक्डइन में हमने एडवर्टाइजमेंट करा कि वैकेंसी आई है, या टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट करा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करा। तो ये सारी चीज़ें। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब जो कैंपस से प्लेसमेंट वगैरह होती है उससे हमने रिक्रूट करे हैं बच्चे, तो उसी को हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। प्लेसमेंट एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है, आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है, मतलब जॉब प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से अगर हम हायर कर रहे हैं। और वेब पोर्टल, मतलब कि कंपनी की वेबसाइट से हम डायरेक्टली हायर कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज ये होता है कि हम जो भी कैंडिडेट है उसे हम बाहर से हायर कर रहे हैं, तो वही एक्सटर्नल सोर्सेज होता है। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। मोर टैलेंटेड कैंडिडेट्स,
अब नया फ्रेश टैलेंट बाहर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है बाहर से, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बहुत हेल्पफुल रहता है। तो टैलेंटेड कैंडिडेट भी आते हैं, ब्रिंग फ्रेश आइडिया। जो टैलेंटेड कैंडिडेट आते हैं वो अपने साथ नए नए आइडिया लाते हैं, नई नई क्रिएटिविटी लाते हैं, नए नए इनोवेशन लाते हैं। तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि ग्रोथ कर सके, एक्सपेंशन कर सके, मार्केट बीट कर सके, ये सारी चीज़ें। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली होता है सबसे पहला। क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, मतलब कि फिर सिलेक्शन करनी पड़ेगी, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन आएगी, उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसे ओरिएंटेशन कराना पड़ेगा। तो एक कॉस्टली प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रेनिंग करानी है, डेवलपमेंट कराना है और भी सारी चीज़ें करानी है। तो ये थे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो सबसे पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि जब भी हम कहीं भी अपना रिज्यूमे वगैरह देते हैं तो उससे बेसिक स्क्रीनिंग होती है, उसी को प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलते हैं। दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट। एक सिलेक्शन टेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन हायर कर सके एम्प्लॉयज़ को। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मतलब कि एम्प्लॉय को हायर करने के लिए जो हम पर्सनल इंटरव्यू कराते हैं उसी को हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कहते हैं। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक मतलब जो भी हम एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करना कि वो कहाँ से आता है, क्या उसका रेफरेंस है, पास्ट में क्या काम करता था और सारी चीज़ें। पांचवा है मेडिकल एग्जामिनेशन। हम एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं ताकि वो कैंडिडेट फिट है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। फाइनल सिलेक्शन मतलब अब हम जो भी एम्प्लॉय है उसे सिलेक्ट करते हैं। सेवेंथ है जॉब ऑफ़र, मतलब अब हम एम्प्लॉय को जॉब ऑफ़र करते हैं कि ये जॉब है, यहाँ जॉब रोल ये है और इतनी पैकेज है, ये सारी चीज़ें। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय के साथ कि इतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ये काम करना है, इससे पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते, ये सारी चीज़ें। तो आइए अब देखते हैं कि मेथड ऑफ बेसिकली ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग बेसिकली ये होती है कि किसी भी एम्प्लॉय को काम सिखाना हमारी ट्रेनिंग कहलाता है। तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या होती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग वाइल डूइंग जॉब, मतलब जॉब करने के साथ साथ ट्रेनिंग देना, उसी को हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके एडवांटेज हैं, एक तो प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है और लेस कॉस्टली होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जहाँ पर काम करते हैं वहीं पर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, काम सिखाने के साथ साथ जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी मेथड क्या है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्रेंटिसशिप टाइप की कराना, मतलब कि ट्रेनिंग कराना, काम सिखाना कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, और जॉब के साथ साथ कोचिंग करवाना। कोचिंग मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पढ़ाना उस चीज़ के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम होता है, क्या चीज़ें। इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वर्क। और जॉब रोटेशन मतलब कि जैसे सुबह जॉब कर ली, शाम को ट्रेनिंग करा दी, या सुबह के टाइम पे ट्रेनिंग, शाम को जॉब, ये सब चीज़ें। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, मतलब कि काम जॉब के साथ नहीं, अलग से ट्रेनिंग कराना। जो जहाँ काम करते हैं वहाँ ट्रेनिंग नहीं, अलग से एक सेंटर प्रोवाइड करा के ट्रेनिंग करवाना। इसकी मेथड है क्लासरूम लेक्चर, मतलब कि लेक्चर प्रोवाइड कराना कि कैसे क्या होता है, क्या सारी चीज़ें। वेस्टिट्यूबल ट्रेनिंग मतलब एक स्ट्रक्चर टाइप का बनाना, उसके अंदर ट्रेनिंग कराना, ऑर्गेनाइजेशन का जैसा स्ट्रक्चर बना के ट्रेनिंग कराना कि ऐसे ऐसे काम होता है। फिल्म्स एंड वीडियोज़, मतलब फिल्म और वीडियो दिखाना कि ये ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, ऐसे काम कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें, केस स्टडी समझा के कराना। और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, केस स्टडी मतलब पढ़ाना कि क्या क्या केस हुए थे पास्ट में, जो ऑर्गेनाइजेशन में केस हुए थे, और भी कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जो केस हुए थे उन सब के थ्रू समझाना। और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मतलब कंप्यूटर की हेल्प से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉय ओवरऑल नॉलेज एंड पर्सनैलिटी फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डेवलपमेंट होता है वो एम्प्लॉय की ओवरऑल नॉलेज को बढ़ाता है
और पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है, जो भी फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसे हैंडल करने के लिए। तो ये था ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ट्रेनिंग बेसिकली ये होता है कि कोई एम्प्लॉय को पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम है उसको बारे में उसे समझाना, मतलब सिखाना। तो ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, क्योंकि डेवलपमेंट में ओवरऑल एम्प्लॉय की वो पर्सनैलिटी पे काम किया जाता है। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड होती है, क्योंकि ट्रेनिंग में हम वही सारी चीज़ें सिखाते हैं जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है। और डेवलपमेंट होता है करियर ओरिएंटेड, मतलब यहाँ पर को एम्प्लॉय को वो सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट वो होता है, मतलब कि एम्प्लॉय की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर दी कि कैसे वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, कैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें उसे फ्यूचर में भी काम आ सकती है, तो उसी को करियर ओरिएंटेड। ट्रेनिंग फोकस ऑन प्रेजेंट जॉब, मतलब कि ट्रेनिंग प्रेजेंट जॉब के हिसाब से ही कराई जाती है कि इतना काम है, बस इतना ही सिखाया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया जाएगा, मतलब जो जो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। फोकस ऑन फ्यूचर ग्रोथ, मतलब कि डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए हेल्प करता है ताकि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएँ वहाँ आपका काम ईजिली हो सके। अब देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेशियल क्या होता है। इट मीन्स इवेल्युएटिंग एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, मतलब कि देखना कि एम्प्लॉय ने कैसा काम किया है, और अगर अच्छा काम किया है तो उसे अच्छे से वो देना, मतलब अप्रेजल वगैरह देना, ये सारी चीज़ें। परफॉर्मेंस अप्रेशियल मतलब काम को देखना और कि कैसा एम्प्लॉय काम कर रहा है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है। प्रमोशन मीन्स मूविंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजिशन विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड सैलरी। प्रमोशन बेसिकली ये होता है कि एम्प्लॉय को एक हायर लेवल की पोस्ट देना, जिसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, अथॉरिटी भी मिल जाती है, उसे पावर भी मिल जाती है और उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। ट्रांसफ़र क्या होता है? इट मीन शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब और डिपार्टमेंट टू अनदर एट द सेम लेवल, मतलब एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना, और एट द सेम लेवल, मतलब कि जो जहाँ वो पहले लेवल में काम कर रहा था उसी लेवल में काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसे टाटा से टीसीएस टाटा की सब्सिडरी है, तो उसमें ट्रांसफ़र दे दिया है, तो वो सबऑर्डिनेट है वहाँ पर, तो वहाँ भी टीसीएस में सबऑर्डिनेट है, तो बेसिकली वो ट्रांसफ़र हुआ। कंपेंसेशन, इट मीन्स द टोटल रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉय फॉर देयर वर्क, मतलब कि जो भी एम्प्लॉय को टोटल रिवॉर्ड मिला है जो उसने काम किया है उसके बदले, उसी को हम कंपेंसेशन बोलते हैं। सो टाइप ऑफ कंपेंसेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपेंसेशन। डायरेक्ट कंपेंसेशन होता है सैलरी बढ़ा दी, वेजेस दे दिए, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया। इनडायरेक्ट कंपेंसेशन ये होता है कि मेडिकल बेनिफिट दे दिए उसे, मतलब कि कुछ भी अगर मेडिकल इशू हुआ तो उसके मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड कर दिए। प्रोविडेंट फंड, पीएफ, उसके लिए पीएफ वो कर दिया, प्रोविडेंट फंड इस कलेक्ट करके प्रोविडेंट फंड दे दिया उसे, वो सारी चीज़ें। इंश्योरेंस करवा दिया या पेड लीव दे दी। तो ये था कंपेंसेशन के टाइप, कंपेंसेशन, डायरेक्ट कंपेंसेशन और इनडायरेक्ट कंपेंसेशन। तो ये थी स्टाफिंग की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।